वैदिक सभ्यता का परिचय। अब वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता ही क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। इस वजह से इसे क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया। एक नंबर बात तो ये। उसके बाद में इस सभ्यता को काल क्रम की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। एक तो आता है ऋग्वैदिक काल और एक आता है उत्तर वैदिक काल। अब इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर शब्द के तीन अर्थ होते हैं। अगर उत्तर शब्द हम भूगोल में प्रयोग ले रहे हैं तो वहां होगा दिशा। अगर उत्तर शब्द हम सामान्य जीवन में काम में ले रहे हैं या सामान्य अर्थों में काम में ले रहे हैं तो वहां होगा जवाब। लेकिन इतिहास की भाषा में यदि उत्तर शब्द काम में ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, उत्तर शब्द का मतलब होगा बाद में, पोस्ट, बाद में, पास्ट। ठीक है, उत्तर शब्द का इतिहास में मतलब हमेशा क्या होगा? बाद के अर्थ में आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो एक होगी ऋग्वैदिक काल और एक होगी उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होगा वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व होगा और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होगा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व होगा। इस बात को ध्यान रखिए। एक दो नंबर बात ही होगी। इसके अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य मुख्य स्थल थे वो सारे स्थल नदियों के किनारे थे। नंबर बात एक। अब इसमें क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता में थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा व्यापक हो जाएगा। अब वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं और आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी माने जाएंगे या वहां से उनकी उत्पत्ति मानी जाएगी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदी आ जाएगी तो उनके आसपास के इलाकों में इवन कश्मीर, आज का पूरा उत्तरी पश्चिमी भारत, आज का पूरा जो पाकिस्तान का एक्स्ट्रा इलाका है, आज का जो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का इलाका है, ये सारा प्रदेश, ये सारा इलाका सप्त सिंधु प्रदेश में आता था। इस बात को ध्यान रखिए। और अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के आज भी प्रमाण मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें तो आर्य की बात करें तो आर्यों के निवास स्थल या उद्भव के अलग अलग मत है। अलग अलग इतिहासकार और विद्वान आर्यों की उत्पत्ति के बारे में, आर्य भारत के थे या नहीं थे या भारत आए थे, इस बात पर अलग अलग मत रखते हैं। सबसे पहले प्रयास किया था, किसने किया था? जे.जी. रोड महोदय ने। जे.जी. रोड महोदय ने सबसे पहले इस मत का प्रतिपादन किया था कि आर्य जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया या ईरान से आए थे। इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले जे.जी. रोड महोदय ने आर्यों के आगमन के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहां था? मध्य एशिया या ईरान था। ठीक, अब इन्होंने मध्य एशिया या ईरान जो बताया है, वो जो तर्क दिए है, इस तरह का आधार क्या है, इस तरह का बेस क्या है? तो उन्होंने बेस बनाया ईरानी ग्रंथ जैंद अवस्था को आधार बना करके अपना मत प्रस्तुत किया था और क्या कहा? मध्य एशिया या ईरान के निवासी थे कौन? आर्य लोग। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद आता है मैक्स मुलर बहुत आएगा। मैक्स मुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक, मैक्स मुलर कहाँ के थे? तो इनका जन्म तो जर्मनी में हुआ था लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता बदल कर कहाँ ले ली थी? इंग्लैंड के ले ली थी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे। इस बात को ध्यान रखिए। और ये अन्वेषक थे या कुछ भी नाम दे दीजिए आगे, उसको इतिहासकार बोल दीजिए या प्राच्य विद्या विशारद बोल दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। उसके बाद सलीगन महोदय, इन्होंने भी क्या माना था? मध्य एशिया या ईरान आर्यों का मूल निवास स्थल है। अब बात थोड़ी रोचक होगी। मैंने कहा मैक्स मुलर सर के बारे में। मैक्स मुलर महोदय का जो विचार है, अब सबसे प्रबल रूप से पूरे तर्कों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ, तथ्य के साथ इन्होंने अपनी बात रखी थी और मध्य एशिया ईरान को आर्यों का मूल निवास स्थल बताया था। ठीक, इन्होंने जब वेदों का अध्ययन किया, किन्होंने? मैक्स मुलर ने वेदों का अध्ययन किया और वेदों का अध्ययन करने के बाद उनके मन में एक सवाल ये उठा कि यार ये वेद बने कब थे, लिखे कब गए थे, रचना कब हुई थी? तो मैक्स मुलर ने वेदों की रचना काल का निर्धारण करने का प्रयास किया और वेदों के रचना काल को उन्होंने 4 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग को 200 ईसा पूर्व लेट करते गए। यानी कि पहला भाग है तो 600 ईसा पूर्व में लिखा गया, दूसरा भाग 800 में, तीसरा 1200 में, चौथा 1400 में। इस प्रकार से इन्होंने बता दिया। मैक्स मुलर ने 3-4 बार ये प्रयास किया कि वेदों का रचना काल निर्धारित किया जाए, लेकिन हर बार उस व्यक्ति की आलोचना होती हुई,
कभी किसी आधार पर, कभी किसी आधार पर, कभी धातु के आधार पर, कभी निर्माण के आधार पर, अलग अलग आधारों पर उसकी आलोचना होती गई। अंत में मैक्स मुलर ने क्या कहा कि पृथ्वी पर ना तो कोई ऐसी शक्ति है और ना कोई ऐसी शक्ति भविष्य में आएगी जो वेदों का रचना काल ठीक ठीक निर्धारित कर सकेगी, ऐसा इस बात को ध्यान रखिए। तो मैक्स मुलर ने सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान के रूप में सबसे पहले वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा और रहते रहते अंत में उन्होंने क्या कह दिया कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं आएगी जो वेदों का रचना काल निर्धारित कर सकेगी। इस बात को ध्यान रखिए, कथन किसका है? मैक्स मुलर का है। उसके बाद लगे हाथ एक और तथ्य, बाल गंगाधर तिलक, यह नाम आएगा, ये रहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इनका क्या मानना था कि आर्य कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के निवासी थे या आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। अब एक प्रश्न यहाँ भूगोल का भी ले लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था। इस बात को जान के अमेरिकी अन्वेषक था ये रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। अब ये जो लोकमान्य तिलक महोदय, ये भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति है, विद्वान है, इतिहासकार है, राजनेता थे, जो भी है, उन्होंने वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया था। किन्होंने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय ने भी वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया था। और इन्होंने लगभग यूं मानिए 5 से 6 हजार ईसा पूर्व के आसपास वेदों का रचना काल माना था। इन्होंने भी वेदों को रचना काल को 4 भागों में बांटा था, मृगशिरा काल, अदिति काल, बसंत काल और एक कृति काल। इस प्रकार से 4 भागों में बांट करके वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया था। ये भी लगभग असफल रहे थे। और एक बात और, ये भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। 1895 में अपने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से इन्होंने संविधान की मांग की थी। इस बात को ध्यान रखिए। आगे डॉक्टर गंगानाथ झा। डॉक्टर गंगानाथ झा क्या कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थल क्या है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। और ब्रह्मा ऋषि प्रदेश में हम जब महाजनपद काल पढ़ते हैं तो महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस बात को जान के उनमें से जो कुरु था, मत्स्य था और 2 और थे, तो ये 4 जो महाजनपद थे वो इसमें आते थे, ब्रह्मा ऋषि प्रदेश में आते थे। और इसके अलावा सिंधु और सरस्वती के बीच का इलाका भी किस में माना जाता था? ब्रह्म ऋषि देश में माना जाता था। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद आता है अविनाश दास। डॉक्टर अविनाश दास, इन्होंने ऋग्वेदिक भारत नाम से एक किताब लिखी और उनमें आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। और आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया? सप्त सिंधु प्रदेश बताया। और सप्त सिंधु प्रदेश में आप इस बात को जानते हो कि 7 नदियों का प्रदेश क्या कहलाता है? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है, जिसमें सिंधु, सतलज और सरस्वती, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, ये नदियां क्या आती है? सप्त सिंधु प्रदेश में आती है। उसके बाद बात करते हैं, गार्डन चाइल्ड ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना था? दक्षिणी रूस माना था। इस बात को जान के। और गार्डन चाइल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं, जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, तो उसमें एक आता है नवपाषाण काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल बोलते हैं क्योंकि प्राग इतिहास काल में जिस वस्तु का, जिस पदार्थ, जिस चीज का सबसे ज्यादा मनुष्य इस्तेमाल करता था वो था पाषाण। पाषाण की हथियार, पाषाण की औजार उपकरण बनाता था। इस वजह से प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते थे? पाषाण काल। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस बात को ध्यान रखिए। और नव पाषाण काल से कौन जुड़े हैं? गार्डन चाइल्ड महोदय। और गार्डन चाइल्ड क्यों जुड़े हैं? क्योंकि नव पाषाण काल को नव पाषाणिक क्रांति नाम से किसने संबोधित किया, या नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति शब्द किसने दिया? तो ध्यान रखना, गार्डन चाइल्ड महोदय ने दिया था। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और ये तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते। इस बात को ध्यान रखिए। एक तथ्य और ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक ने द ओरिजिन नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें उन्होंने आर्कटिक प्रदेश वाला ये जो तथ्य है ये दिया था। इसके अलावा जो वेदों का जो रचना काल था वो भी उसी पुस्तक में उन्होंने बताया था। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये वैदिक सभ्यता का परिचय था, उसकी उत्पत्ति, निर्माताओं के बारे में थोड़ा जिक्र था। लेकिन ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी तो है ही। इसके अलावा
सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे की सितंबर 2019, आज से ठीक 2.5 साल पहले की रिसर्च आपको जरूर ध्यान रखनी है। रिसर्च का टाइटल था हड़प्पा लोगों के जीन समूह में यूरोपियन या ईरानी लोगों का डीएनए अनुपस्थित, ये टाइटल है रिसर्च का। और इस टाइटल में, इस रिसर्च में उन्होंने कहा था कि आर्य लोग भारत के निवासी ही थे, वो कहीं से बाहर से नहीं आए थे और ना ही वो आक्रमणकारी थे। जितने भी पाश्चात्य विद्वान और भारत के भी कुछ इतिहासकार विद्वान हैं, वो भी आर्यों को क्या मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं, आर्यों को क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, आर्य भारत के थे, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा एक प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह भी आर्यों को किसका मानते हैं, भारत के निवासी मानते हैं। इसके अलावा शंकरानंद, उनके अलावा रामचंद्रन, उनके अलावा लक्ष्मण स्वरूप, उनके अलावा डॉक्टर कुशालकर, ऐसे कई सारे विद्वान इतिहासकार जो आर्यों को भारत के मूल निवासी मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और उनके अलावा ये भी जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर राजबली पांडे है, इसके अलावा ये अविनाश दास है, गंगानाथ झा है। एक स्वामी दयानंद सरस्वती कहा के बताइए तिब्बत की, तो तिब्बत भी सांस्कृतिक रूप से भारत का ही अंग था, इस बात को ध्यान रखिए। भारत राष्ट्र के रूप में तिब्बत भी भारत का एक क्या था, अंग था। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी भी कहाँ के बता रहे आर्यों को, भारत के ही बता रहे, लेकिन तथ्य ध्यान रखना है कि कहाँ से बता रहे हैं, तिब्बत से बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए।